इंटरनेट पर हज़ारों म्यूचुअल फंड हैं, हज़ारों टाइप के म्यूचुअल फंड हैं। अब एक जो इन्वेस्टर रहता है ना, उसके सामने सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा म्यूचुअल फंड चुने, कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा। क्योंकि अगर आज आपने एक गलत फंड चूज कर लिया तो सालों का नुकसान होगा, सालों की मेहनत का नुकसान आपका हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको दूंगा एक सीक्रेट फार्मूला जिससे आप खुद पता कर पाएंगे कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है और उसको आप म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यहाँ पर हम पैसा कमाने की नहीं बल्कि पैसा ग्रो करने की स्मार्ट टेक्निक्स सीखते हैं। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड लेना सही रहेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है, तो ये वीडियो अंत तक देखिए। आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं आपको 5 स्टेप फार्मूला बताने वाला हूँ। 5 स्टेप फार्मूला, 5 चीज़ें बताऊँगा जो आपको हेल्प करेंगी एक सही म्यूचुअल फंड को चूज करने में। और इन 5 स्टेप वाले फार्मूले को फॉलो करके कोई भी बिगिनर, कोई भी आदमी जो बिल्कुल नया है इन्वेस्टमेंट में, नया है म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के बारे में, वो भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला स्टेप है गोल क्लियर करें। गोल क्लियर करें मतलब कि आपको पैसा कितना चाहिए, मतलब कितना पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपका गोल क्या है, किस लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपका जो टारगेट अमाउंट है वो गोल में आपको चूज करना होता है कि आपको कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 3 से ज़्यादा के लिए, 5 साल तक के लिए, 5 से ज़्यादा के लिए। तो इस गोल्स को हम 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो होते हैं शॉर्ट टर्म गोल, मतलब ऐसे गोल्स जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत है अगले 3 साल के अंदर, मतलब छोटे छोटे गोल्स, अगले 3 साल के अंदर आपको पैसे की ज़रूरत है। मान लो कहीं आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है और उसके लिए पैसे कलेक्ट करना है, आपको कार खरीदना है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करना है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जिनमें आपको 3 साल के अंदर अंदर पैसों की ज़रूरत है। दूसरे होते हैं मीडियम टर्म गोल, जिनमें 3 साल से ज़्यादा, मतलब 5 साल तक चलेगा, 5 साल तक आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और तीसरे टाइप के गोल्स होते हैं लॉन्ग टर्म गोल, जिसमें आपको 5 साल से ज़्यादा लगेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप रिटायरमेंट फंड बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप ज़्यादा टाइम उसके लिए दे सकते हैं। तो ये 3 तरीके के गोल्स रहेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आपका गोल क्या है। शॉर्ट टर्म का गोल है, मीडियम टर्म का गोल है या फिर लॉन्ग टर्म का गोल है। तो इसी गोल्स पर डिपेंड करेगा आपका फंड। आपको लॉन्ग टर्म का फंड चाहिए, जैसे कि इक्विटी फंड ना लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि इक्विटी में वोलेटिलिटी होती है बट लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट इसमें मिलता है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो आप इक्विटी में जा सकते हैं। अगर आपका शॉर्ट टर्म का गोल है तो आपको डेट फंड में जाना होगा, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, इन चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे फंड होते हैं डेट म्यूचुअल फंड जो कि इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप डेट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म गोल फुलफिल करना चाहते हैं तो। और बिगनर्स के लिए मैं बता दूं, बिगनर्स के लिए हाइब्रिड फंड, ऑलरेडी बताया, हाइब्रिड फंड जिसमें कि इक्विटी और डेट दोनों का मिक्सचर होता है, वो सही रहता है। अगर आपका गोल क्लियर है तो 50% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि आपका गोल शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, आप एक्चुअल आपको कितने सालों में फुलफिल करना है, तो उस हिसाब से आप कौन सा फंड चूज करेंगे। तो पहला स्टेप हो गया गोल क्लियर करें। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप है फंड कैटेगरी चूज करें। अब फंड कैटेगरी कैसे चूज करना, मतलब कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जाना है, मिड कैप में जाना है, स्मॉल कैप में जाना है, इंडेक्स फंड में जाना है। बिगनर्स के लिए कौन सा सही रहेगा ये भी मैं बताऊंगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि इन अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है। तो दोस्तों, जो इक्विटी फंड होते हैं, इक्विटी फंड में हमारा पैसा लगता है स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में तो हज़ारों कंपनियां लिस्टेड हैं, एक दो कंपनियां नहीं है, हज़ारों हैं। हर कंपनी बड़े से बड़े लेकर कंपनी से लेकर छोटी से छोटी कंपनी उसमें लिस्टेड है। तो अब जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का पैसा होता है वो कौन सी कंपनी में लगता है, तो इसी बेस पर कैटेगराइज किए जाते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि शेयर मार्केट की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। टॉप 50 मतलब टॉप 50 उनका जो टोटल होगा ना, टोटल मार्केट फंड होगा कंपनीज का, जो मार्केट कैप होगा कंपनी का, उसके हिसाब से, जैसे सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है जिस कंपनी का वो 1 नंबर पे, उससे कम है उसका 2 नंबर पे।
ऐसे करके जो शुरुआत की 50 कंपनी होंगी उनमें जो इन्वेस्ट करता है उसको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो लार्ज कैप में क्या होता है कि सेफ होता है और स्टेबल होता है, क्योंकि जो बड़े बड़े कंपनियां होती हैं ना, जो टॉप कंपनियां होती हैं ना, वो जल्दी से ना तो वो उनका प्राइस डाउन होता है और ना उनका जल्दी से बढ़ता है। तो लेकिन ये रहता है कि वो कंपनियां अचानक से बंद नहीं होती हैं, उन पर स्टेडी धीरे धीरे ग्रोथ होती ही रहती है। तो जो लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड होते हैं उनमें सेफ और स्टेबल ग्रोथ मिलती है। दूसरे जो मिड कैप कंपनियां होती हैं, मिड कैप कंपनियां कैसे सिलेक्ट की होती हैं? तो मिड कैप कंपनियां उनकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो 51 नंबर से लेकर के 250 नंबर तक की होती हैं, मतलब टोटल 200 कंपनियां होती हैं मिड कैप में जिनका नंबर होता है 51 से लेकर 250 तक, वो होती हैं मिड कैप वाली कंपनियां। तो मिड कैप कंपनियों में ग्रोथ होती है। ग्रोथ मतलब कैसे होगी कि जो मिड कैप वाली कंपनियां हैं वही तो ग्रोथ होके आगे चल के लार्ज कैप में जाएंगी, वही तो आगे चल के टॉप 50 में जाएंगी। मतलब जो 51वें नंबर से 200वें नंबर तक हैं, 250वें नंबर तक, वही तो आगे चल के टॉप 50 में जाएंगी, मतलब उनमें ग्रोथ होती है। तो अगर आपको ग्रोथ चाहिए है तो आप मिड कैप में जा सकते हैं, लेकिन इनमें ये भी रहता है कि नीचे भी तो जा सकती हैं। तो इनमें ग्रोथ भी रहेगा और रिस्क भी रहेगा, मतलब लार्ज कैप वाली कंपनी के कंपैरिजन में इनमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क रहता है और ज़्यादा रिवॉर्ड रहता है। अब तीसरा आती है स्मॉल कैप वाली कंपनियाँ। ये छोटी छोटी कंपनियाँ होती हैं जो कि मार्केट कैप के हिसाब से 250 के बाद आती हैं, मतलब टॉप की 250 कंपनियाँ अगर निकाल दी जाएँ स्टॉक मार्केट में से, तो जो जितनी भी कंपनियाँ बचती हैं वो सारी की सारी हैं स्मॉल कैप। और इन स्मॉल कैप वाली कंपनीज में जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो अब स्मॉल कैप में गैम होता है। गैम मतलब कैसे कि ये अचानक से बढ़ भी सकती हैं, अचानक से हो सकता है मिड कैप में भी पहुंच जाएं, और हो सकता है अचानक से ऐसा हो जाए कि बंद भी हो जाए कंपनी। तो इनमें बहुत बड़ा रिस्क भी होता है और बहुत बड़ा रिवॉर्ड भी होता है, क्योंकि अचानक से आपका पैसा बढ़ भी सकता है और अचानक से आपका डाउन भी हो सकता है। तो स्मॉल कैप जो होते हैं ना, ये हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इक्विटी के अंदर ही हमने 3 कैटेगरी देख ली, मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप। लार्ज कैप सेफ रहेगा, मिड कैप ग्रोथ के लिए सही रहेगा, और स्मॉल कैप हाई ग्रोथ और हाई रिस्क वाले फंड रहेंगे। अब चौथे टाइप के फंड आते हैं इंडेक्स फंड, जो कि बिगनर्स के लिए बेस्ट फंड माने जाते हैं। इंडेक्स फंड में क्या होता है? इंडेक्स फंड जो हमारे हैं ना, इंडेक्स पे बेस होते हैं। जैसे कि टॉप 50 कंपनियों का एक इंडेक्स बना रहेगा। अब इसमें टॉप की जो 50 कंपनियां हैं उन्हीं में इन्वेस्ट होगा, और टॉप की जो 50 कंपनियां हैं ना उनके बेस पर एक इंडेक्स बना रहेगा। अब इसमें क्या होता है, अगर टॉप की 50 कंपनियों में से कोई एक कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया और वो 51वें नंबर पे आ गई, और जो नीचे की कंपनी थी ना 51 नंबर वाली, वो 50 पे पहुंच गई, तो इस इंडेक्स में अब वो वाली ऐड हो जाती है। तो जो इंडेक्स फंड होते हैं, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इनको भी वैसे ही डिज़ाइन किया जाता है जैसे इंडेक्स होता है। जैसे इंडेक्स के अंदर 50 कंपनियां हैं, तो उनका जो जो रेशो है, मान लो एक कंपनी का रेशो है 5%, दूसरी का है 2%, तीसरे का 4%, तो ऐसे कर करके जो भी रेशो होगा उनका इंडेक्स में, वही रेशो म्यूचुअल फंड में होता है, और इसको एक बार सेलेक्ट कर दिया जाता है और ये हमेशा के लिए होता है। जैसे जैसे म्यूचुअल फंड में कंपनियों की जो हिस्सेदारी है ना इंडेक्स में, वो चेंज होती रहती है, उसी हिसाब से म्यूचुअल फंड में भी उनका लोकेशन चेंज होता रहता है। तो इंडेक्स फंड को पैसिव फंड भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का काम नहीं होता है कि वो चूज करे कि कौन सा फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, कौन से को एग्जिट करना है, किसमें ज़्यादा किसको ऐड करना है। इसमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इंडेक्स फंड के हिसाब से हो रहा है ना, जो इंडेक्स में है वो म्यूचुअल फंड में रहेगा। तो इनमें ग्रोथ होती रहती है, इनमें ना रिस्क कम होता है और ग्रोथ स्टेडी ग्रोथ होती है इसकी। तो बिगनर्स के लिए माने जाते हैं जो इंडेक्स फंड है ना, एकदम बेस्ट फंड माने जाते हैं बिगनर्स के लिए। तो अगर आप भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कोई भी इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ होता है इंडेक्स फंड में। या फिर हाइब्रिड फंड भी बेस्ट होते हैं, क्योंकि हाइब्रिड फंड में भी इक्विटी और डेट का मिक्सचर होता है। अब चलिए देखते हैं तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है कि पास्ट परफॉर्मेंस चेक करें म्यूचुअल फंड का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अभी बोला है कि सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस पर भरोसा नहीं करना है। तो आपको पास्ट परफॉर्मेंस चेक करना है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ को देख करके आपको फैसला नहीं लेना है। आप किसी भी फंड का पिछले 5 साल का रिटर्न चेक करो, और ये देखो कि जब मार्केट डाउन हुआ था उस टाइम पर इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कैसा था। मतलब जब मार्केट डाउन हुआ था तो ये अचानक से बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था, या मार्केट के कंपैरिजन में कम डाउन रहा था। या फिर ये देखिए
कि जब मार्केट डाउन हुआ था तब भी इसका परफॉर्मेंस बढ़िया चल रहा था कि नहीं। तो ये चीज़ें आप लॉजिकली चेक कर सकते हैं कि मार्केट गिरने पर फंड ने कैसा परफॉर्म किया। आप सिर्फ हाई रिटर्न मत देखिए कि फंड ने कितना हाई रिटर्न देखिए दिया है, आप कंसिस्टेंसी देखिए कि जितना रिटर्न एक साल में दे रहा है फंड वो दूसरे साल में उतना ही दे रहा है कि नहीं, तीसरे में कितना दे रहा है, चौथे में। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है तो ये वोलेटाइल है और ये रिस्की है। जो स्टेबल फंड होते हैं ना उनमें सेफ ग्रोथ होती है। तो ये स्टेप 3, इसमें आप देखिए म्यूचुअल फंड का पास्ट परफॉर्मेंस, ये चेक करने के लिए कि वो क्रैश के टाइम पर कैसा रिटर्न देता है और उसकी वोलेटिलिटी कैसी है, वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। अब चलिए चलते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 में हमें देखना होता है एक्सपेंस रेशो। एक्सपेंस रेशो होता है म्यूचुअल फंड का खर्चा। मतलब म्यूचुअल फंड में बहुत सारी एंटिटीज़ होती हैं, जैसे कि उसका स्पॉन्सर्स भी होंगे, उसका फंड मैनेजर भी होगा, उसका फंड हाउस का भी खर्चा होगा फंड को चलाने में। तो ये सारा खर्चा कहाँ से निकलता है? वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न से ही निकलता है और ये डेली बेस पर कैलकुलेट होता है। तो एक्सपेंस रेशो जो होता है ना उसके खर्चे को दिखाता है कि उस फंड का टोटल खर्चा कितना है जो कि डिडक्ट होगा आपके रिटर्न में से। तो नॉर्मली जो है ना 1 से 2% तक का एक्सपेंस रेशो होता है म्यूचुअल फंड में। तो आप देख सकते हैं कि अगर हाई एक्सपेंस रेशो है तो इसका मतलब इसमें से उतना, जितना हाई एक्सपेंस रेशो रहेगा उतना पैसा आपके जैसे उसमें से डिडक्ट होगा आपके प्रॉफिट में से। जैसे म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया 15% का और एक्सपेंस रेशो है 2%, तो आपको रिटर्न का फ़ायदा मिलेगा सिर्फ 13% का। वहीं एक दूसरा म्यूचुअल फंड है उसमें एक्सपेंस रेशो है सिर्फ 1%, तो उसमें आपको कितना फ़ायदा मिलेगा? 14% का। तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशो देखना भी बहुत ज़रूरी है म्यूचुअल फंड में। जितना कम एक्सपेंस रेशो होगा उतना ही बेटर म्यूचुअल फंड होगा, और हाई एक्सपेंस होगा तो उसमें कम प्रॉफिट मिलेगा। तो इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशो कम होता है। अब सोचिए इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशो क्यों होता है? कि नंबर 1 तो इसमें फंड मैनेजर होता नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर का कोई काम नहीं है, तो फंड मैनेजर की सैलरी देने की ज़रूरत नहीं, तो पैसा बच जाता है, तो उतना एक्सपेंस रेशो कम हो जाता है। तो इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशो सबसे कम होता है, इसलिए बताया गया है बिगनर्स के लिए इंडेक्स फंड जो है ना वो बेस्ट है। अब चलिए चलते हैं स्टेप नंबर 5 की तरफ। स्टेप नंबर 5 जो है, जो लास्ट स्टेप है, इसमें आप देखिए कि फंड मैनेजर कौन है आपके म्यूचुअल फंड का। आप जाएंगे ना एएमसी की साइट पर, एएमएफआई की साइट पर, एएमएफआई मतलब एसोसिएशन फॉर म्यूचुअल फंड इन इंडिया, उसकी साइट पर जाएंगे, फंड का नाम लिखेंगे तो उसकी सारी डिटेल आ जाएंगी, फंड फैक्ट शीट आ जाएगी, उस फंड के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आ जाएंगे। उसमें आपको दिखेगा फंड मैनेजर कौन है, और फंड मैनेजर का पूरा बायोडाटा रहेगा, पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि फंड मैनेजर ने पहले कहाँ कहाँ काम किया है, किस फंड में काम किया है, जिस फंड में पहले काम किया है उसका रिटर्न कैसा रहा था। तो आपको फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस दिख जाएगी कि भाई हमारा पैसा अच्छे हाथों में है। अब फंड मैनेजर क्या है? ड्राइवर है। म्यूचुअल फंड क्या है? एक बस के जैसे मान सकते हैं ना। म्यूचुअल फंड में सब लोगों का पैसा एक जगह जमा होता है, तो मतलब सारे इन्वेस्टर एक बस में बैठे हैं, सारा पैसा एक बस में है, उस बस को चला कौन रहा है? फंड मैनेजर। अब ड्राइवर अगर एक्सपर्ट नहीं है, ड्राइवर अगर एक्सपीरियंस्ड नहीं है, तो बस कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर सकती है ना, या फिर लेट हो सकती है, या फिर गलत रास्ते पे जा सकती है। तो फंड मैनेजर का भी परफॉर्मेंस देखना होता है। फंड मैनेजर जितना बढ़िया, जितना एक्सपीरियंस्ड होगा, जितना एक्सपर्ट होगा, जितना उसने पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा दिया हुआ है, तो वो उतना ही अच्छा रहेगा। एक और चीज़ देखना है हमें, AUM। AUM मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट। जो फंड होता है वो टोटल उसका अमाउंट कितना है जो मैनेज हो रहा है उस फंड के अंडर में। तो जितना बड़ा अमाउंट होगा ना उस पर उतना ही बड़ा फंड मैनेजर रखा जाएगा, उतना ही एक्सपीरियंस्ड। अब ऐसा तो नहीं है कि आपका फंड हाउस का पैसा कम है और उस पर फंड मैनेजर रख दिया अच्छा खासा हाई फाई एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट, तो उसका खर्चे ज़्यादा होंगे ना फंड मैनेजर के, तो आपके फंड का तो सारा बेनिफिट उसी में चला जाएगा। तो हमें देखना होगा AUM, और जो हाई AUM वाले म्यूचुअल फंड है ना उसको हमें टारगेट करना होगा। तो एक्सपीरियंस्ड जो मैनेजर रहेगा वो अच्छे डिसीजन लेगा, तो आप यहाँ पर फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस देखें। दूसरा, अगर छोटा सा फंड है, म्यूचुअल फंड जो लिया है उसका AUM बहुत कम है, तो उसको अवॉइड करें, क्योंकि वो उसके खर्चों में ही उसका पैसा चला जाएगा। और कभी कभी बहुत बड़ा फंड भी स्लो हो सकता है, ये भी ध्यान में रखिए। तो बैलेंस ज़रूरी है। मीडियम टाइप का अगर म्यूचुअल फंड है, AUM है ना, तो वो सही रहता है। अब तो ये था हमारा सीक्रेट फार्मूला म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का। होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई और पॉइंट रह गया है, अगर आपको कुछ और डाउट है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट या फिर इस पॉइंट पर डाउट है, इसको और एक्सप्लेन करिए, तो हम और एक्सप्लेन करके आपको दूसरे वीडियो में लेकर के आएंगे। तो
सीक्रेट फार्मूला क्या था म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने का? नंबर 1 तो अपना गोल क्लियर करिए, नंबर 2 कैटेगरी चूज करिए किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, नंबर 3 परफॉर्मेंस चेक करिए, नंबर 4 एक्सपेंस रेशो चेक करिए और नंबर 5 फंड मैनेजर और AUM चेक करिए। बस इन 5 स्टेप को चेक करना है, इन 5 पैरामीटर को चेक करना है और आप एक अच्छा सा फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके हाथ में गलत फंड नहीं आएगा अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करते हैं तो मान लीजिए बिगनर इन्वेस्टर है तो उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? इंडेक्स फंड में SIP करेगा, तो वो बिगनर के लिए बढ़िया स्ट्रेटजी है और वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहेगा। तो उसको रिजल्ट क्या मिलेगा? एक स्टेबल और कंसिस्टेंट ग्रोथ मिलेगी। तो सिंपल स्ट्रेटजी और पावरफुल रिजल्ट। नेक्स्ट, जल्दी डिसीजन मत लें। ये फाइनल एडवाइस हमेशा याद रखें, जल्दी डिसीजन मत लें, रिसर्च करिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। याद रखिए, राइट फंड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपका राइट फ्यूचर बनेगा। अगर आपको सीक्रेट फार्मूला पसंद आया है तो आप कमेंट करें बेस्ट फंड, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मिलते रहेंगे डेली फाइनेंशियल लर्निंग के वीडियोज। हाँ, और अगला वीडियो मिस मत करें, अगले वीडियो में लेकर के आ रहा हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। पोर्टफोलियो बनाने की पूरी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।